हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुमित्र। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट जो कि है रेस्पिरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन द प्रोसेस बाय विच एन लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड टू गेन एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग बीइंग अपने फूड को यूटिलाइज करता है और उससे वो एनर्जी गेन करता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन, रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। रेस्पिरेशन आपकी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड से मिलते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं और वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यस, तो हियर यू कैन सी कार्बोहाइड्रेट जो कि हमको कहां से मिले हैं, जो कि हमको मिले हैं फूड से, और उसकी रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन से और वहां से निकल रही है हमारी एनर्जी। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ये हमारी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होती है उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और यहाँ पे हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और उनसे हमको एनर्जी मिल रही है। नेक्स्ट वन, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है वो साइट है किसका? रेस्पिरेशन का। इसका मतलब सेल के अंदर जो हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, यानी कि एनर्जी रिलीज होने की जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो इसके अंदर जो एनर्जी होती है रिलीज होती है और वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड एटीपी इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिलीज एज पर नीड। तो जो एनर्जी हमारी एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हुई है वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग वहां से रिलीज कर दी जाती है। यस, तो जब भी हमको जरूरत पड़ती है वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में जो स्टोर हुई है वो हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज कर दी जाएगी और उसको हम यूज कर लेंगे फॉर दी वेरियस एक्टिविटीज। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे रेस्पिरेशन में कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व रहती हैं, वो कौन सी हैं। तो हमारी पहली प्रोसेस है गैसियस एक्सचेंज। और इन ब्रीदिंग इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है? यहां पे ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है। यस, यहां पे ऑक्सीजन को किया जाता है इनटेक एंड यहां से CO2 प्रोड्यूस होती है। दूसरा है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। सेल के अंदर हमारे खाने का टूट जाना और वहां से एनर्जी रिलीज होना कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। या फिर एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, हमारे खाने का सेल के अंदर एनर्जी रिलीज होने के लिए ब्रेकडाउन होना कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सो हमारे खाने में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वहां से निकलती है हमारी एनर्जी और उसी प्रोसेस से निकलती है हमारी CO2 जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो जो हमारी गैसियस एक्सचेंज में CO2 आई थी वो एक्चुअल में कहां से आई थी? हमारी बॉडी ने पहले ऑक्सीजन को किया इनटेक और वो हमारी बॉडी के अंदर गई एंड फिर सेल के अंदर क्या हुआ? सेल के अंदर हुआ रेस्पिरेशन, जहां पे कि हमारे फूड का ब्रेकडाउन हुआ इस ऑक्सीजन को यूज करके। एंड ऑक्सीजन जैसे यूज की गई तो वहां से निकली बेटा बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी एंड एक और चीज निकली, वहां से निकली CO2। और CO2 क्योंकि हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है तो उसको हमारी बॉडी से कर दिया जाएगा बाहर। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये भी सेल के अंदर 2 स्टेप्स में होता है, यानी कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो पहला स्टेप है हमारा ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट एसिड। तो हमारा जो ग्लूकोज है जैसे ही सेल के अंदर पहुंचता है तो सबसे पहले वो पहुंचता है साइटोप्लाज्म के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोसेस होती है, वो ग्लूकोज टूटता है हमारे पायरुवेट्स में यानी कि पायरुविक एसिड में। सो देखते हैं, दिस हैपन्स इन दी साइटोप्लाज्म, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। तो ये प्रोसेस जो है वो कहाँ होती है? ये होती है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। देन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू द पायरुविक एसिड। इस प्रोसेस में क्या होता है? जो हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट जाते हैं पायरुविक एसिड में। Next, glucose molecules is composed of 6 carbon atoms, while
पायरुविक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ 3 कार्बन एटम। जो हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास 6 कार्बन एटम्स होते हैं, बट जो हमारा पायरुविक फॉर्म होता है उसमें ओनली 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसके पास 6 एटम्स ऑफ कार्बन है, बट हमारा जो फॉर्म हुआ है पायरुविक एसिड उसके अंदर ओनली 3 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। तो ठीक है, पहला स्टेप हमने पढ़ा ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट एसिड। तो हमारा दूसरा स्टेप है फेट ऑफ पायरुवेट एसिड। जो हमारा पायरुवेट एसिड बना है उसका फेट होना, यानी कि फर्दर ब्रेकिंग डाउन। यस, तो फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुविक एसिड टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर से वो पायरुवेट एसिड और छोटा फॉर्म में टूटता है। एंड द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन पर्टिकुलर ऑर्गेजम्स, यानी कि उस ऑर्गेजम के अंदर किस टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा है इस पर डिपेंड करेगा कि जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं वो कौन से होंगे। यानी कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे उसके प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेंगे। हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है। अब जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो डिपेंड करेगा कि उस ऑर्गेजम के अंदर किस टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा है। बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड, रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं उस रिएक्शन में, उसके बेस पर अगर हम देखते हैं तो हमारा रेस्पिरेशन 2 टाइप का है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, देखो यहाँ पे हमारा ग्लूकोज पहुंचा साइटोप्लाज्म के अंदर, वहां पे हुआ हमारा ग्लाइकोलाइसिस एंड वहां से बना हमारा पायरुवेट एसिड, और पायरुवेट एसिड से जब हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वहां से फॉर्म होती है एटीपीज, 38 एटीपीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट जब होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे कि यीस्ट के अंदर होता है, मसल्स के अंदर होता है, तो वहां फॉर्म होती है 2 एटीपीज ऑफ एनर्जी एंड एथेनॉल और लैक्टिक एसिड। तो हमने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं उसी पायरुवेट एसिड से। इसका मतलब ये रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है ये भी 2 टाइप की हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे रेस्पिरेशन कितने टाइप की होती है बेटा, 2 टाइप की होती है। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है हमारा अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम पहले सबसे पहले देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। पायरुवेट एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा जो पायरुविक एसिड है वो टूटता है इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ध्यान रखोगे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो हमारा पायरुविक एसिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बने, और पायरुविक एसिड से जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी तो हमारा बना कार्बन डाइऑक्साइड और बना वाटर, 38 एटीपी बने यहाँ पे एनर्जी। ठीक है, एंड और देखते हैं एनर्जी इज रिलीज्ड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इज आल्सो फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के एंड में जो मेन प्रोडक्ट हैं एनर्जी के अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है एंड एनर्जी होता है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पायरुविक कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में, इसके अलावा यहाँ पे एनर्जी निकलती है और वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, और ये कहाँ पे होती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा टाइप है रेस्पिरेशन का, वो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में या फिर ऑक्सीजन की कमी में होता है। तो हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे या तो ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं होगी या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, यानी कि थोड़ी बहुत ऑक्सीजन यहाँ पे होगी बट ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है पायरुविक एसिड इज एदर कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो इस प्रोसेस के दौरान हमारा जो पायरुविक एसिड है या तो वो कन्वर्ट होगा इथाइल अल्कोहल में और लैक्टिक एसिड में। और ये किस बेस पे होता है, इथाइल अल्कोहल कब बनता है और लैक्टिक एसिड कब बनता है। तो देखो ये रिएक्शन देख रहे हो आप नीचे 2, इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि हमारा ग्लूकोज से बना पायरुवेट और पायरुवेट से बनना है हमारा लैक्टिक एसिड। बट हियर आप देख रहे हो ग्लूकोज से पायरुवेट और पायरुवेट से बनना है हमारा एथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल। यस, ये रिएक्शन यहाँ पे थोड़ी सी गलत है,
इसको हमें सही करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 ATPs आती हैं, ना कि 38 ATPs। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे बनना है हमारा एथेनॉल और यहाँ बनना है हमारा इथाइल एल्कोहल। अब ये खो कैसे रहा है, तो देखो, तो एथाइल एल्कोहल इज यूजुअली फॉर्म्ड इन द केस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन माइक्रोब्स लाइक यीस्ट एंड बैक्टीरिया। तो ये कब होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में फॉर्म होता है, कहाँ पे, यीस्ट और बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि बहुत सारे माइक्रोब्स के अंदर। ठीक है, तो इस केस में हमारी ऑक्सीजन क्या होती है, एब्सेंट रहती है, यानी कि इस केस में ऑक्सीजन बिल्कुल होती ही नहीं है। जब हमारा क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है, उस केस में ऑक्सीजन बिल्कुल होती ही नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इथाइल अल्कोहल बनना मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब यीस्ट और बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन होता है तो इथाइल अल्कोहल फॉर्म होता है। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन सम माइक्रोब्स एज वेल एज द मसल्स ऑफ द सेल्स। यस, तो लैक्टिक एसिड भी कुछ माइक्रोब्स में फॉर्म होता है और इसके अलावा ह्यूमन मसल्स, एनिमल मसल्स के अंदर भी फॉर्म होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन बेटा प्रेजेंट होती है, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पे ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर यहाँ तो ऑक्सीजन होती ही नहीं है, और उस केस में हमारा फॉर्म होता है इथाइल अल्कोहल। बट जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब कि काफ़ी लो अमाउंट में ऑक्सीजन होती है, वहाँ फॉर्म होता है हमारा लैक्टिक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर भी दो रिएक्शन को हमको पढ़ना पड़ेगा, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक माइंड मैप की हेल्प से एक बार अच्छे से फिर से अनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन को समझते हैं और कैसे यहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है, क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हुए, तो हम उनको एक बार फिर से देखते हैं। यस, 6 कार्बन एटम्स वाला ग्लूकोज पहुंचता है साइटोप्लाज्म के अंदर और साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस और वहां से बनता है हमारा पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट, जहां पे कि हमारे 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है तो क्या बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। और एनर्जी कितनी होती है बेटा यहाँ पे, 38 एटीपीज। कहाँ पे, हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हम कह सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो दोनों केस हैं ये हमारे हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन के। ठीक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन के। तो देखो, ऑक्सीजन प्रेजेंस थी तो क्या बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। बट जब ऑक्सीजन कम होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो हमारी मसल्स के अंदर, ह्यूमन मसल्स के अंदर ये रिएक्शन होती है, यहां बनता है लैक्टिक एसिड, एनर्जी एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। लैक्टिक एसिड के अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, अभी हमने देखा था। यस, यहाँ पे हमने देखा 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, कहाँ पे, लैक्टिक एसिड के अंदर, क्योंकि लैक्टिक एसिड क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, और जो हमारा एल्कोहल है वो क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स। तो वैसे ही यहाँ पे लैक्टिक एसिड के अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हमारा जो सेकेंड प्रोसेस है हमारा अनएरोबिक का, वहाँ क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये यीस्ट और बैक्टीरियाज के अंदर होता है, यहाँ फॉर्म होता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, और यहाँ पे ओनली 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये जो हमारा प्रोसेस है, यहाँ पे इन दोनों में ही प्रोसेस में हमारे 2 ATPs फॉर्म होते हैं, क्योंकि ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर लो अमाउंट में एनर्जी फॉर्म होती है। अब हम देखते हैं एक क्विक डिफरेंसेस बिटवीन दी एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यस, बट इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो हमारा अनएरोबिक है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में या फिर ऑक्सीजन की कमी में होता है। इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया बट इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज CO2 and H2O, but the end products of anaerobic respiration is alcohol and lactic acid, and more amount of energy is released during the aerobic respiration but less amount of energy is released during the anaerobic respiration। मतलब सिंपल सा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और हमारे अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर लो अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। अभी हमने देखा कि हमारी मसल्स के अंदर
अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारी बॉडी में मसल्स क्रैम्प और पेन जैसी समस्याओं का पैदा होने का एक मेन कारण है। तो देखते हैं हम ये किस टाइप से हमारी बॉडी में अकर होता है और क्या क्या इसके रिजल्ट होते हैं, क्या क्या इसके नुकसान हमारी बॉडी में होते हैं। When someone runs fast, जब कोई बहुत तेज दौड़ता है, he may experience throbbing पेन इन दी लेग मसल्स, तो वो क्या कर सकता है, उसको महसूस होगा कि उसके पैरों की मसल्स में बहुत तेज पेन होने लगा है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन दी मसल्स, और ये किस वजह से होता है, क्योंकि उसकी मसल्स के अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो चुका है। और इस अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या फॉर्म हुआ है, यहाँ फॉर्म हुआ है लैक्टिक एसिड, जो कि उसकी मसल्स के अंदर लगातार क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि कलेक्ट हो रहा है। अब ये हुआ क्यों, क्योंकि जब वो पर्सन दौड़ रहा था, रन कर रहा था, तो उसकी जो मसल्स थी, उसकी मसल्स को ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की डिमांड थी। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो हमारी एक लिमिटेड अमाउंट में थी, बट वहाँ पे एनर्जी की डिमांड बढ़ गई, तो जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस था वो तो लगातार हो ही रहा था। अब वो जब हो रहा था तो वहाँ पे ऑक्सीजन की पड़ गई कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन हुई, और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे कि फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड लगातार हमारी बॉडी में या फिर हमारे मसल्स के अंदर डिपॉजिट होता रहा, यानी कि कलेक्ट होता रहा। द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज पेन इन द लेग्स मसल्स, और इस डिपोजिशन की वजह से ही, लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से ही हमारी मसल्स में पेन होने लगा। बट द पेन सबसाइड आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर सम टाइम, बट ये पेन हमारा कुछ देर के लिए अगर हम आराम कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, तो ये ठीक हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स यूजेस डिफरेंट मेथड फॉर इनटेक ऑक्सीजन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ CO2। तो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो डिफरेंट मेथड यूज करते हैं ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए और CO2 को बाहर निकालने के लिए। जैसे कि डिफ्यूजन इज द मेथड विच इज यूज्ड बाय यूनिसेलुलर, ठीक है, जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं उनके द्वारा डिफ्यूजन मेथड को यूज किया जाता है फॉर द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज ऑफ CO2। अब वो कौन से ऑर्गेनिज्म्स हैं, जैसे कि हमारा अमीबा जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन को इनटेक करता है और डिफ्यूजन प्रोसेस से ही CO2 को बाहर निकालता है। नेक्स्ट, इन कॉम्प्लेक्स एनिमल रेस्पिरेटरी सिस्टम डज द जॉब ऑफ गैसियस एक्सचेंज, बट जो हमारे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े एनिमल्स हैं, उनके अंदर एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है जिसे बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसी के द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है। गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर द फिश, वैसे ही मछलियों के लिए क्या होती हैं, गिल्स होती हैं, और थ्रू द गिल्स वो क्या करते हैं, पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी में यूज करते हैं। तो आप ध्यान रखोगे मछलियों में होती हैं गिल्स, और गिल्स के थ्रू वो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए डिजोल्व ऑक्सीजन है पानी के अंदर, वहाँ से ऑक्सीजन गेन करनी है फिशेस को, एक्वेटिक एनिमल्स को, तो ये काफ़ी टफ काम है, और टफ काम है तो उनको क्या होता है, जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। सो लिखा है हमने, सिंस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन एक्वेटिक एनवायरमेंट, तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। सो द ब्रीदिंग रेट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स इज फास्टर, जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका ब्रीदिंग रेट फास्टर रहता है, तेज रहता है। नेक्स्ट है हमारा टैपवर्म, अर्थवर्म एंड लीचेस यूज देयर स्किन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे कि केंचुए, जैसे कि जोंक, ये क्या करते हैं, ये अपनी स्किन को यूज करते हैं गैसों का एक्सचेंज करने के लिए। नेक्स्ट, इंसेक्ट हैव अ सिस्टम ऑफ स्पेरिकल्स एंड ट्रैकीज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो क्या करते हैं जो इंसेक्ट्स हैं उनके पास एक सिस्टम है स्पेरिकल्स एंड ट्रैकीज का, और जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और जितने भी हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं, उन सबके पास क्या है, लंग्स हैं जो कि यूज करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट,
तो हमारे नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और कोई कमी नहीं है इसी वजह से क्या होता है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनका ब्रीदिंग रेट कम होता है एज कंपेयर टू फिशेज। मछलियों से अगर हम कंपेयर करें तो उनसे हमारा ब्रीदिंग रेट कम होता है। तो हमने यहाँ देखा अमीबा जो है वो करता है डिफ्यूजन प्रोसेस से इनटेक, मछलियाँ गिल्स यूज करती हैं, हमारे मेढक, जोंक, टैपवर्म, अर्थवर्म ये स्किन यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे इंसेक्ट्स ट्रैकीज और स्पेरिकल्स यूज करते हैं। हमारे एक्वाटिक एनिमल्स को गिल्स का यूज होता है। इसके अलावा जितने भी हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो सब लंग्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, respiration in humans. So, the human respiratory system is more complex and involve breathing, the gaseous exchange and the cellular respiration. हमारे ह्यूमंस का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है हमारी ब्रीदिंग, गैसों का एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। A well-defined respiratory system help with breathing and the exchange of gases. जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काफी वेल डिफाइंड है और वो क्या होता है, हेल्प करता है ब्रीथ और सांस लेने में एंड गैसेस के एक्सचेंज होने में। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। तो ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन का इनहेलेशन यानी कि इनटेक करना और CO2 का एक्सहेलेशन यानी CO2 को बाहर निकाल देना। The gaseous exchange take place in the lungs and oxygen is supplied to the all cells of the body। जो हमारे गैसों का एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, हमारे लंग्स के अंदर होता है और जो ऑक्सीजन आती है वहां से वो पूरी बॉडी में सप्लाई कर दी जाती है यानी कि ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल। जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है वो हमारे हर एक बॉडी के सेल्स के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ हर एक पर्टिकुलर सेल के अंदर हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो हमने यहाँ समझा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है जो कि इन्वॉल्व करता है ब्रीदिंग को, गैसियस एक्सचेंज को एंड सेलुलर रेस्पिरेशन को। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काफ़ी वेल डिफाइंड है जो कि हेल्प करता है ब्रीदिंग में एंड गैसों के एक्सचेंज होने में। ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो लंग्स के अंदर होता है और जो ऑक्सीजन वहां से मिली है उसको सप्लाई किया जाता है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर। एंड जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है वो होता है हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये है डायग्राम हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स द नोज, नसल पैसेज, नसल कैविटीज एंड फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और विंड पाइप, ब्रोंकीज, ब्रोंक्यूल्स एंड अल्वोइस। तो सबसे पहले आप देखो हमारे पास क्या है, नोज है हमारी, नसल कैविटी है, फेरिंग्स इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, लैरिंग्स इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, ट्रैकिया इन्वॉल्व है जैसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, इसके बाद ब्रोंकीज इन्वॉल्व हैं, इसके बाद ब्रोंक्यूल्स इन्वॉल्व हैं एंड उसके बाद हमारा एल्वोई भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा एक और होता है डायफ्राम भी इसी का एक पार्ट होता है। ठीक है, सो देयर आर मेनी ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन आवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इन सब ऑर्गन्स के क्या फंक्शन है उनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। तो हमारा जो पहला ऑर्गन है वो है नोस्ट्रिल्स और नोस्ट्रिल्स का मतलब होता है हमारी नाक के जो दो होल्स हैं उनको हम नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो देयर आर 2 नोस्ट्रिल्स विच कन्वर्स टू फॉर्म नसल पैसेज। यहाँ पे 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, मिलके नसल पैसेज बनाते हैं। एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रिल्स इज लाइंड बाय हेयर्स एंड रिमेन्स वेट ड्यू टू सेक्रेशन ऑफ म्यूकस। तो हमारी जो नोस्ट्रिल्स की इनर लाइनिंग है उस पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं और वहाँ पे एक लिक्विड भी प्रेजेंट रहता है जिसे हम कहते हैं म्यूकस। देन द म्यूकस एंड द हेयर हेल्प इन द फिल्टरिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स आउट फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। तो ठीक है, तो होता क्या है, जो हमारे हेयर्स हैं और जो म्यूकस प्रेजेंट है हमारे नोस्ट्रिल्स के अंदर वो क्या करते हैं, हमने जो सांस ली है, जो हमने एयर इनहेल करी है उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर कर देते हैं एंड जो हमारी हवा है वो पहुंचती है हमारे नसल पैसेज के अंदर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है फेरिंग। फेरिंग क्या है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यूज आफ्टर द नसल पैसेज। ठीक है, ये एक ट्यूब का जैसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे नसल पैसेज के आगे कंटिन्यू करता है।
नेक्स्ट है हमारा लैरिंग्स, एंड दिस पार्ट कम्स आफ्टर दी फेरिंग्स। ये पार्ट किसके बाद आता है बेटा? ये पार्ट आता है हमारे फेरिंग्स के बाद, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। ये हमारा वॉइस बॉक्स भी कहलाता है, यानी कि हमारी आवाज़ जो आती है वो कहाँ से निकलती है? वॉइस बॉक्स से। तो हम देखें तो हमारा नसल पैसेज कहाँ पे है और लैरिंग्स कहाँ पे है और हमारी फेरिंग्स कहाँ पे हैं। तो देखो हमारा नसल कैविटी कहीं यहाँ पे है, तो नोस्ट्रिल से एयर प्रेजेंट हुई, तो ये पूरा क्या है बेटा हमारा? ये पूरा हमारा है नसल पैसेज। यहाँ से हम देखेंगे तो नसल पैसेज ये हमारा है, ले क्या है हमारा पूरा? ये हमारा पूरा है फेरिंग्स। ये जो पार्ट है हमारा क्या है? फेरिंग्स है। इसके नीचे हम देखेंगे तो ये जगह जो है हमारी लैरिंग्स है, जिसे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स कहाँ प्रेजेंट है बेटा हमारा? कहीं इस जगह प्रेजेंट है वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया मीन्स सिंपल सी बात, हमारे गले के बाद जो पाइप हमारे ऑक्सीजन को या फिर हवा को हमारे लंग्स तक पहुंचाता है उसे हम ट्रैकिया बोलते हैं। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये हमारा ट्रैकिया है। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है विंड पाइप। ठीक है, अब ट्रैकिया को अगर हम अच्छे से देखें, यस, तो अगर हम इसको जूम करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रैकिया के ऊपर छोटे छोटे रिंग्स बनी हुई हैं, छोटी छोटी रिंग्स बनी हुई हैं, और ये रिंग्स को बोलते हैं हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। और ये क्या करती हैं? ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं, टूटने से बचाती हैं। दिस इज कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज एंड कार्टिलेजियस रिंग्स प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो हम ध्यान रखेंगे जब एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो उस टाइम पे हमारे ट्रैकिया को टूटने से बचाती हैं हमारी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ा नोस्ट्रिल्स के बारे में, हमने पढ़ा फेरिंग्स के बारे में, हमने पढ़ा लैरिंग्स के बारे में, हमने पढ़ा ट्रैकिया के बारे में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है वो है ब्रोंकी। अभी ब्रोंकी क्या है? जो हमारा ट्रैकिया है वो आगे जाके हर एक लंग के लिए, हर एक फेफड़े के लिए डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में। सो अ पेयर ऑफ ब्रोंकी कम्स आउट फ्रॉम द ट्रैकिया। यस, तो ब्रोंकी का एक पेयर मतलब कि एक जोड़ा यानी कि दो क्या होते हैं? आते हैं निकल के कहां से? ट्रैकिया से, विद वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग्स। तो क्या होता है? जो दो ब्रोंकीज होते हैं उनमें से एक जाता है लेफ्ट लंग के लिए और दूसरा वाला जाता है हमारे राइट लंग्स के लिए। तो दोनों ब्रोंकीज दोनों लंग्स के लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा ब्रोंक्यूल्स। अब जैसे ही ब्रोंकीज हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती हैं तो आप देख रहे हो कि हमारी ब्रोंकीज जो हैं वो फिर से क्या हुआ है उनका? वो फिर से डिवाइड हो गई हैं बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स में। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो चुकी है हमारी ब्रोंकीज। इनको बोलते हैं हम ब्रोंक्यूल्स, इन्हीं को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। एंड so the bronchus divide into branches and sub branches inside the lungs। तो bronchioles क्या हैं? जो हमारी ब्रोंकस थे, जो हमारे ब्रोंकीज थे, वो फिर से सब डिवाइड हो गए हैं छोटे छोटे ट्यूब्स में, और उन्हीं ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब हमारा नेक्स्ट एंड मेन पार्ट है एल्वोइस। तो जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल एंड पे क्या होते हैं? कुछ एयर सैक्स रहते हैं। एयर सैक्स का मतलब ये है छोटे छोटे बलून लाइक, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रोंक्यूल्स के एंड पे। दीज आर एयर सैक्स एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। तो ये क्या है? एयर सैक्स हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल एंड पे। द एल्वोलस इज कंपोज्ड ऑफ अ वेरी थिन मेम्ब्रेन। यस, जो हमारे एल्वोइस होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी थिन होती है, काफ़ी पतली होती है। एंड दिस इज द प्लेस वेयर ब्लड कैपिलरीज आर ओपन। और यहीं पे एल्वोइस के अंदर ही हमारी ब्लड कैपिलरीज आके खुलती हैं। कहाँ पे? उसकी मेम्ब्रेन के अंदर। and this alveoli where the oxygen get mixed with the blood and carbon dioxide get exit from the blood। ठीक है, तो हमारे एल्वोइस के अंदर ही क्या होता है? जैसे ही ऑक्सीजन आई है ब्रोंक्यूल्स के थ्रू, कहाँ पे आई है? हमारे एल्वोइस के अंदर पहुंची है, तो वो ऑक्सीजन क्या होगा? ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी, एंड वहां जो CO2 है वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी। देन जो हमारी CO2 है वो हमारे माउथ से, नोज से होके एक्सेल आउट कर दी जाएगी, बाहर निकल दी जाएगी। और जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के लिए पहुंचा दिया जाएगा थ्रू दी ब्लड। तो हम समझेंगे द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ पे होता है? एल्वोइस के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक माइंड मैप की हेल्प से फिर से अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझते हैं, जिससे कि ये हमें अच्छे से समझ में आ जाए।
तो पैसेज ऑफ एयर थ्रू दी रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, अगर हम देखें कि कौन से पार्ट से होके हमारी एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो ये है। तो पहले नोस्ट्रिल से एंटर करती है, पहुंचती है नसल कैविटी, नसल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकीज, ब्रोंकीज से ब्रोंक्यूल्स, एल्वोइज एंड ब्लड। और वहां से जो CO2 आती है वो ब्लड से एल्वोइज, एल्वोइज से ब्रोंकील्स, ब्रोंकील से ब्रोंकी, ब्रोंकी से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नसल कैविटी एंड नसल कैविटी से फिर नोस्ट्रिल्स के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। तो यहाँ पे हमने एक बार फिर से अच्छे से समझा कि कौन से पाथवे से हमारी एयर बॉडी में एंटर करती है और कौन से पाथवे से निकलती है। तो ये जो ट्रैक है ये है ऑक्सीजन का, और ये जो ट्रैक है हमारा ये है हमारे CO2 का। बट हम सांस लेते कैसे हैं? अब ये कौन सी प्रोसेस है और कैसे होती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे आती है और CO2 कैसे निकलती है, ये तो हमने समझ लिया। बट इस प्रोसेस के दौरान होता क्या क्या है वो हमें समझना है। यस, तो हम समझते हैं द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सो हम सब जानते हैं कि इस ब्रीदिंग के दौरान दो चीज़ें तो होती हैं भैया। दो चीज़ें क्या क्या होती हैं? एक होता है इनहलेशन, इनहलेशन मतलब यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन इनटेक की जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी ऑक्सीजन इनटेक होती है बॉडी के अंदर, कहाँ पे? इनहलेशन में। दूसरा होता है भैया एक्सहेलेशन, और एक्सहेलेशन में क्या होता है? हमारी CO2 बाहर निकाली जाती है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंटर होती है और CO2 बाहर निकाल दी जाती है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एल्वोइज एंड ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, तो हमारे गैसों का एक्सचेंज जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? एल्वोइज के अंदर और हमारे ब्लड टिश्यूज के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही हमारी जो एयर है, एयर मतलब कि ऑक्सीजन रिच एयर, वो पहुंचती है हमारे एल्वोइज के अंदर और वहां से पहुंचती है ब्लड के अंदर। ठीक है, और वो ब्लड क्या करता है? ब्लड में प्रेजेंट होते हैं हमारे हीमोग्लोबिन्स RBC के अंदर, और वो RBCs क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, उस ऑक्सीजन को लेके जाते हैं कहाँ के लिए? हमारे टिश्यूज के लिए, जो कि हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स हैं उनके लिए। एंड जब वहां पे उस टिश्यू के पास पहुंचते हैं तो हीमोग्लोबिन्स उस ऑक्सीजन को वहां छोड़ देते हैं, और वहां जो CO2 फॉर्म हुई है उस जगह से CO2 को कैरी करता है हमारा ब्लड यानी कि प्लाज्मा, और उस प्लाज्मा के अंदर घोल के CO2 आती है ब्लड वेजल्स के थ्रू, और वो CO2 कहाँ पे आकर रिलीज होती है? एल्वोइज में आके रिलीज कर दी जाती है, और वो हमारे नोस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर भेज दी जाती है। ठीक है, तो हमने यह समझा कि कैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है और कैसे CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकाली जाती है। अब हम देखते हैं कि इनहलेशन के दौरान होता क्या है, कैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन घुस जाती है और कैसे CO2 निकल जाती है। ये उसका रीजन है। तो देखो, ड्यूरिंग द इनहेलेशन द थ्रोएटिक कैविटी, चेस्ट कैविटी जो होती है हमारी, वो क्या होती है? हमारी चेस्ट कैविटी। देखो चेस्ट कैविटी हमारी क्या है? ये रही। और ये क्या होती है? इस टाइम पे एक्सपेंड हो जाती है, मतलब कि हमारी चेस्ट जो है वो, रिब्स जो है वो आगे की तरफ रेज होने लगती हैं। इसके अलावा डायफ्राम हमारा एकदम स्ट्रेट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है इन दी शेप, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। एंड वॉल्यूम्स ऑफ लंग्स क्या होता है? वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर वॉल्यूम ज्यादा हो गया और वहां पे एयर एंटर कर जाती है। ठीक है, तो हमारे चेस्ट कैविटी बड़ी होने की वजह से एयर वहां पे एंटर करती है, किसमें? इनहेलेशन में। बट हम बात करते हैं एक्सहेलेशन की, तो यहाँ पे हमारी कैविटी जो है वो छोटी हो जाती है। मतलब इसका ये हुआ, चेस्ट जो है अपने आप को सिकोड़ लेती है और वहां पे वॉल्यूम कम हो गया। इसका मतलब वहां पे जो भी एयर प्रेजेंट थी उसे हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस टाइम पे हमारी रिब्स जो है वो नीचे की तरफ मूव करती हैं, डायफ्राम थोड़ा सा शेप में आ जाता है, राउंड शेप में, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। एंड वॉल्यूम ऑफ लंग डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि हमारे लंग्स के अंदर भरी हुई एयर बाहर एक्सहेल कर दी जाती है। तो अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट्स डू रिक्वायर ऑक्सीजन टू रेस्पायर। द प्रोसेस इज रिटर्न गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी तरह प्लांट भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूज करते हैं। इसका मतलब प्लांट को भी रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, और इस प्रोसेस के दौरान वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं, इनटेक करते हैं और CO2 निकालते हैं। यस, आप सबने सुना होगा हमेशा के प्लांट हमको ऑक्सीजन देते हैं। यस, देते हैं, बट जब प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं तो उनको भी ऑक्सीजन की ही नीड होती है। तो वो उस टाइम पे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं ड्यूरिंग दी रेस्पिरेशन। ठीक है,
अब देखो, प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो 3 तरीके से होता है, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन बॉडी थे, एनिमल बॉडी थे, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बॉडी थी, तो वहाँ पे हमें एक सिस्टम चाहिए था फॉर दी रेस्पिरेशन। बट प्लांट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी सिंपल बॉडी है। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है, एक तो होता है स्टोमेटा के थ्रू इन दी लिप्स। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, हमने पढ़ा कि स्टोमेटा अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्टोमेटा वाटर की वजह से अपने आप को कर लेते हैं स्वेल, और जैसे ही हमारे गॉड सेल स्वेल होते हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे गॉड सेल हमारे भी क्लोज्ड हैं, स्टोमेटा क्लोज है, बस जैसे ही इसके अंदर पानी एंटर करता है दे बिकम स्वेल, और स्वेल होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्पेस प्रेजेंट हो जाता है, और हमारा जो एयर है बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ पे एंटर कर जाता है थ्रू दी स्टोमेटा इन दी लीव्स। नेक्स्ट है हमारा इन दी स्टेम्स। अब स्टेम्स मतलब कि हमारे जो तने होते हैं, हमारे जो तने हैं पेड़ों के, वहाँ से भी प्लांट रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो पहला जो टाइप है रेस्पिरेशन का वो है हमारा कि सर आपने कहा लीव्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है, यस होता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन एक और जगह पर होता है, वो होता है हमारे स्टेम्स के अंदर। तो हमारे स्टेम्स के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है, और वो होता है थ्रू दी स्टोमेटा इन स्टेम। बट कौन सी स्टेम, जो कि हमारी नॉन वुडी हैं, यानी कि ग्रीन स्टेम जो होती हैं उनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है, तो उसके थ्रू हमारा रेस्पिरेशन होता है। बट जो हमारी लकड़ी वाली बड़े बड़े प्लांट जो होते हैं, वुडी प्लांट जो होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं लेंटिकल्स। तो आइए देखते हैं। लेंटिकल्स आर नोन टू परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज इन वुडी और हायर प्लांट्स। तो जो हमारे वुडी और हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो होता है हमारे लेंटिकल्स से। द गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू दी डिफ्यूजन बाय स्टोमेटा इन द स्टेम्स ऑफ नॉन वुडी प्लांट्स। तो नॉन वुडी प्लांट्स की जो स्टोमेटा हैं उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस से स्टोमेटा के थ्रू ही ऑक्सीजन एंटर करती है और CO2 बाहर निकलती है। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ें पढ़ी कि प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो स्टेम से होता है और लीफ से होता है। इसके अलावा एक और पार्ट है, वो है रूट हेयर्स ऑफ द रूट। रूट के जो हल्के हल्के से बाल होते हैं, जो छोटे छोटे धागे होते हैं, उनसे भी हमारा रेस्पिरेशन होता है। तो हमारे सॉइल के अंदर बीच में, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको रूट हेयर्स करते हैं अब्जॉर्व, और क्या करते हैं, यस तो एटमॉस्फेयर से एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है उसको हमारे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो गैप है उसके थ्रू क्या करते हैं, रूट हेयर्स अब्जॉर्व करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं उन्हीं गैप्स के थ्रू। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है बाय द लीव्स, बाय द स्टेम्स एंड बाय द रूट्स। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है वो 3 टाइप का हो सकता है, 3 पार्ट्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं इन दी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं कि नेट गैस एक्सचेंज प्लांट के अंदर कितना रहता है, मतलब कि क्या प्लांट CO2 देते हैं या ऑक्सीजन देते हैं। यस कंफ्यूजिंग है, यस कंफ्यूजिंग है, बट रियल में क्या होता होगा। देखिए, जब दिन का टाइम होता है तो हम जानते हैं कि दिन के टाइम पे हमारा सन जो है वो प्रेजेंट रहता है इन दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सन प्रेजेंट रहता है, और सन प्रेजेंट अगर रहेगा तो यहाँ पे होगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एंड फॉर दिस प्रोसेस वी नीड कार्बन डाइऑक्साइड। यस तो प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और यहां से क्या बनता है, यहां से बनता है ऑक्सीजन। यहां से बनता है ऑक्सीजन, जिसमें से कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्लांट यूज कर लेता है इन दी रेस्पिरेशन। इसका मतलब दिन के टाइम पे प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए बाहर से ऑक्सीजन नहीं लेनी पड़ती, दिन के टाइम पे नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि उस टाइम पे सनलाइट होती है, और सनलाइट होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस करता है और वहां से ही ऑक्सीजन बनाता है। और वो ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि रेस्पिरेशन में यूज करने के बाद भी उसके पास बच जाती है और वो उस ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिन के टाइम पे प्लांट हमेशा ऑक्सीजन निकालते हैं। तो दिन के टाइम पे प्लांट हमेशा क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन के अंदर CO2 बनी थी, उस CO2 को कहाँ यूज कर लेगा, वो अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो इसका मतलब ये हुआ डे टाइम में प्लांट्स कभी भी CO2 को नहीं निकालते हैं, वो क्या करते हैं, CO2 को करते हैं डिफ्यूज इन। CO2 उनके अंदर आती है, CO2 उनके अंदर आती है, एंड ऑक्सीजन उनके
बॉडी से बाहर निकलती है इन डे टाइम। तो हमने समझा कि डे टाइम में प्लांट्स ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और CO2 को इनटेक करते हैं, बट नाइट में हो जाता है उल्टा। क्यों उल्टा होता है सर? उल्टा इसलिए होता है क्योंकि नाइट में सन तो होता नहीं है। अब जब सन नहीं होगा तो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। अब ये प्रोसेस नहीं होगी भैया तो क्या होगा हमारी ऑक्सीजन तो बनेगी ही नहीं। अब जब ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी फॉर द रेस्पिरेशन। अरे भैया फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा लेकिन रेस्पिरेशन तो करना पड़ेगा प्लांट को। अब रेस्पिरेशन करना पड़ेगा तो वो ऑक्सीजन आएगी हमारी एटमॉस्फेयर से। अब जब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आती है तो वहां से बनता है रेस्पिरेशन के थ्रू CO2। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो CO2 प्लांट को छोड़नी पड़ेगी इन दी एटमॉस्फेयर। तो रात के टाइम पे हमारा जो ऑक्सीजन है वो प्लांट इनटेक करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि रात के टाइम पे प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो रात के टाइम पे क्या करते हैं? रात के टाइम पे प्लांट CO2 को डिफ्यूज आउट करते हैं और ऑक्सीजन को डिफ्यूज इन करते हैं। तो CO2 डिफ्यूज आउट एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज इन एट नाइट। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है रेस्पिरेशन हो चुका है कंप्लीट। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी ट्रांसपोर्टेशन की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।